हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 19 है एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट वीडियो है। अब तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने नॉमेनक्लेचर देखा, आइसोमरिज्म देखा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग की और उसमें कितनी थ्योरी थी वो सारे डिटेल में डिस्कस करते हुए हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को उसको अच्छे से समझने की कोशिश की किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। अब हम लास्ट में इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर से स्पेशली बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते। क्लियर है? तो इस चैप्टर से स्पेशली बोर्ड एग्जाम में जो है जो मेन पोर्शन से जो क्वेश्चन आता है वो 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से इस चैप्टर में हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहला फर्स्ट तो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट मतलब पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसर्ग संयोजन यौगिक के नॉमेनक्लेचर से हर साल बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा, दैट इज आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमरिज्म समावेश है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके का बॉन्डिंग हो रहा है। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ इस पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये तीनों में से मतलब इस चैप्टर से ये 3 हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट रूप से क्वेश्चन आता है। उसमें भी नॉमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो 100% क्वेश्चन आना ही है। तो हम स्टार्ट एग्जाम्पल्स जो है क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे वो नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर IUPAC, और इसको डिटेल में हमने समझाया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसको देखेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है IUPAC नाम ऑफ द IUPAC यूजिंग IUPAC नाम राइट द सिस्टमैटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, या राइट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसे क्वेश्चन आ गया कि कुछ कंपाउंड्स हैं उनके IUPAC नेम्स आपको लिखने हैं। क्लियर? तो आपको बताया हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहचानने का तरीका। बड़े ब्रैकेट में लिखा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 का होल 6 एंड ब्रैकेट के बाहर आपका Cl3। फिर दिया हुआ है दैट इज COCl NO2 NH3 का होल 4 Cl। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। फिर है आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है MnH2O का होल 6 N2+। फिर आपका दिया हुआ है COEN का होल थ्राइस 3+। इस कुछ कंपाउंड दिए हैं, इनके नॉमेनक्लेचर आपको करने हैं। तो जैसे फर्स्ट वाले का अब आंसर में इसका आंसर फर्स्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट वाले का हमें नॉमेनक्लेचर करना है CONH3 का होल 6 Cl3। तो नाम लिखेंगे इसका, देखिए क्या नाम हो जाएगा। कितने एमीन है? 6 है। हेक्साएमीन कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन संख्या दैट इज 3, थर्ड क्लोराइड। ये नाम हो गया। इसी तरीके से इसी क्रम में दूसरा COCl NO2
NH3 का होल 4Cl ये है। इसका नाम लिखना है, क्या लिखेंगे? देखिए डिफरेंट लिगेंड है इसमें, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है और ये आपका एमीन है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज टेट्राएमीन। इसके बाद क्लोरिडो टेट्राएमीन क्लोरिडो। उसके बाद आपका आ जाएगा नाइट्राइटो एन और कॉम्प्लेक्स धनात्मक है तो कोबाल्ट, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर -1 ये 0 है, -1 दैट इज -3, उस तरफ गया तो +3। थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। क्लियर? इसी क्रम में तीसरे का नॉमेनक्लेचर करें। थर्ड वाला है हमारे पास, दैट इज मैग्नीज H2O का होल 6। तो नॉमेनक्लेचर पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंफर्म है, आना ही है। हेक्सा एक्वा। उसके बाद आपका धनात्मक है कॉम्प्लेक्स, तो मैग्नीज की जगह पर क्या हो जाएगा? मैग्नेट सेकेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? सेकेंड। हेक्सा एक्वा मैग्नेट सेकेंड। नेक्स्ट और हमारे पास COEN का होल थ्राइस एंड दैट इज 3+। उसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है, क्या हो जाएगा? ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड के नाम के आगे क्या लगाते हैं? ट्रिश, और नाम क्या है? दैट इज इथाइलिन डाईएमीन। मतलब ट्रिश तब लगाएंगे जब 3 होगा, और जब 2 होंगे तो हम विश लगाते हैं। क्लियर? ट्रिश इथाइलिन डाईएमीन लिगेंड हो गया। नेक्स्ट कोबाल्ट, सॉरी ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको सही करते हैं। ट्रिश इथाइलिन डाईएमीन कोबाल्ट, और ये हो जाएगा आपका थर्ड। धनात्मक है इसलिए कोबाल्ट ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसका नाम देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, हेक्सा एक्वा, क्योंकि जो रूल हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हेक्सा एक्वा। अब मैग्नीज का नाम मैग्नेट नहीं होगा क्योंकि धनात्मक है। जब ये ऋणात्मक होता है तो मैग्नेट लगाते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीज सेकेंड। क्लियर? तो मैग्नीज ही होगा। मैग्नेट तब होता जब यहाँ पर माइनस होता, जब ऑक्सीडेशन संख्या जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस में आता था। क्लियर? ट्रिश इथाइलिन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड। इस तरीके से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी, हालांकि आता नहीं है, बट आप इस तरह का एक क्वेश्चन देख लें कि आईयूपीएसी नाम दिया हुआ हो, फॉर्मूला लिखना हो, तो राइट फॉर्मूला। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कंपाउंड दिएंगे, नाम लिखा होगा। राइट फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। नाम दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला लिखना है। तो जैसे हमारे पास है, हम जैसे एग्जांपल है, जैसे टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, और फिर लिखा हुआ है दैट इज सेकेंड टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। ये कंपाउंड का नाम दिया हुआ है और इसका हमको फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे कंपाउंड दिया था, फॉर्मूला दिया था, नाम लिखते थे। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, हमको फॉर्मूला लिखना है। तो टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, तो पहले लिगेंड का नाम है, फिर मेटल एटम का नाम है, फिर उसी का ऑक्सीडेशन संख्या है। तो जिंकेट का मतलब पहले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ले ले हम, क्योंकि जो कुछ भी होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। क्लियर? यदि काउंटर आयन हुआ तो बाहर लिखेंगे, यदि काउंटर आयन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। जिंकेट का मतलब यहाँ पर जिंक है। जिंकेट का मतलब क्या है? जिंक है। 8 लगा हुआ, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स हमारा जो होना चाहिए वो माइनस का होना चाहिए। क्लियर? और कोई काउंटर आयन नहीं दिया हुआ, देखिए कोई काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है। जिंकेट लिखा हुआ है, जिंक लिख लिया। 8 का मतलब माइनस होना चाहिए। कितने माइनस होना चाहिए? 2 माइनस होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर कितना है? 2 है, तो 2 माइनस लगा दिया जिंक, और ये 2 माइनस। अब क्या बच गया? हाइड्रोक्सो का मतलब OH। कितने हाइड्रोक्सो? 4। टेट्रा का मतलब 4। ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं, इसी क्रम में हम दूसरा ले लें, दैट इज
हेक्साएमीन, हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अब इससे फार्मूला बनाना है। तो हेक्साएमीन देखिए आगे नहीं काउंटर, अगर आपके ऑक्सीडेशन नंबर के इस तरफ है इसका मतलब यहाँ पर काउंटर आयन है, और यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है, लिगेंड से। हेक्सा लगा हुआ है, यदि प्रीफिक्स लगा हुआ इसका मतलब वो लिगेंड, इधर काउंटर आयन नहीं है, ऐसे पहचानेंगे। तो हेक्साएमीन, तो लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। कोबाल्ट एटम होगा, तो पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लें, यहाँ पर कोबाल्ट लिख दिया। हेक्साएमीन का मतलब यहाँ पर एमीन कितने हैं, NH3 का होल 6, क्लियर, NH3 का होल 6 हो गया। हेक्साएमीन कोबाल्ट हो गया एंड हेक्साएमीन कोबाल्ट। उसके बाद कह रहा सल्फेट, सल्फेट का मतलब आपके एक ये SO4 सल्फेट, ये हो गया SO4 सल्फेट। हेक्साएमीन कोबाल्ट सल्फेट, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कर देते हैं 2, तो बड़े आसानी से लिख लेते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2, क्लियर, क्योंकि एक सल्फेट पर कितना होता है, -2, क्लियर। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट सल्फेट। उसी तरीके से थर्ड, तीसरा कोई लेते हैं एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे है पोटेशियम, जैसे हमारे पास दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम, और उसके बाद है पोटेशियम ट्रिश ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्रिश ऑक्सलेटो, और फिर है हमारा क्रोमेट, क्लियर है। एंड उसके बाद है ऑक्सीडेशन संख्या थर्ड, इसका फार्मूला बनाना है। तो पोटेशियम का मतलब काउंटर आयन आ गया, क्लियर। फार्मूला बनाना ट्रिश ऑक्सीलेटो, तो पहले काउंटर आयन से पहले हम लिख लें, क्योंकि काउंटर आयन कितना होगा इसको हम बाद में देखें ऑक्सीडेशन संख्या डिसाइड करते समय। ट्रिश ऑक्सीलेटो, क्रोमेट का मतलब क्रोमियम, ट्रिश ऑक्सीलेटो मतलब OX का होल प्राइस, और कितनी ऑक्सीडेशन संख्या है, थर्ड ऑक्सीडेशन संख्या है। एक ऑक्सीलेट के ऊपर -2, तो 3 के ऊपर -6 होगा इसका मतलब, लेकिन ऑक्सीडेशन संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 घटना चाहिए। यहाँ पर पोटेशियम कितना हो जाएगा, पोटेशियम K3 हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड क्वेश्चन। अब आइसोमरिज्म पे देखिए, आइसोमरिज्म पे जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोमरिज्म पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कंपाउंड दे दिया कि अब क्वेश्चन आ गया, जैसे ड्रॉ बनाना है आपको, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स, कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आपको दिए हुए कंपाउंड का जितने भी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे वो बनाना है। जैसे दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल COEN का होल ट्वाइस Cl2, और यहाँ पर है दैट इज प्लस, इसका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बनाना है। तो ज्योमेट्रिकल का मतलब पहले ज्योमेट्रिकल बना लें, सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल बनाएंगे। कंपाउंड क्या है, COEN का होल ट्वाइस Cl2 एंड प्लस, सबसे पहले हम क्या बनाएं, ज्योमेट्रिकल, इस कंपाउंड से पहले ज्योमेट्रिकल बनाएं। तो ज्योमेट्रिकल के भी 2 बनेंगे, कौन से, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। दिमाग में बस इतना रखिए, ज्योमेट्रिकल और अगर इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया, बोला ज्योमेट्रिकल और जो है आप ऑप्टिकल बनाइए, तो ज्योमेट्रिकल के पहले सिस और ट्रांस बना लेंगे। तो सिस और ट्रांस पहले बनाइए CO, और चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 2 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ऑक्टाहेड्रल संरचना बनेगी। पहले सिस बना लें और फिर ट्रांस बना लें। तो ये सिस बनाया हमने, देखिए अब इसको सिस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर EN लगा दिया और दूसरा EN यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो ये सिस बन गया, और इसके साथ ये प्लस लगा दिया सिस। अब ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस बनाते जाएंगे। पहले हमने सिस बनाया, सिस आइसोमर बनाया, अब सिस आइसोमर में ही हम बीच में मिरर रख करके देखेंगे क्या इसका ऑप्टिकल बन जाएगा। तो सिस कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल बनाने के बाद फिर हम उसका ऑप्टिकल बनाएंगे, सिस बना के उसका ऑप्टिकल बनाएंगे, फिर ट्रांस बना के उसका ऑप्टिकल बनाएंगे, देखेंगे किसका बनता है। तो देखिए उल्टा हो जाएगा, EN इस तरफ आ गया, यहाँ पर EN आ गया, और ये क्लोरीन यहाँ पर आ गया। तो
तो ये क्या बन गया, दैट इज ऑप्टिकल। तो ये ज्योमेट्रिकल है सिस, और सिस का ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है, ये ऑप्टिकल आइसोमर है। क्लियर। अब हम दूसरा बनाएंगे, दैट इज ट्रांस। ट्रांस बनाएंगे तो ट्रांस देखिए CO इस तरीके से, और फिर हमने इसका ट्रांस बनाया EN यहाँ पर रख दिया, दैट इज ट्रांस। ट्रांस अपोजिट होगा और क्लोरीन यहाँ पर रख दिया, और ये हो गया दैट इज प्लस चार्ज रख दिया। अब यदि मिरर रख करके बनाए तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बनेगी। तो ट्रांसफॉर्म तो बनेगा, ट्रांस आइसोमर बनेगा, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसलिए इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो टोटल संख्या कितनी हो गई आइसोमर की, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मिलाकर के 3 हो गई, जिसमें से 2 हो गए ज्योमेट्रिकल के और 1 हो गया ऑप्टिकल। क्लियर। ऐसी संरचना ड्रॉ कर देंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बॉन्डिंग पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बॉन्डिंग पे किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो बॉन्डिंग पे आने वाला क्वेश्चन, किस टाइप के बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, आपको बॉन्डिंग बताना, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। दिए हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या डिस्कस करना है, बॉन्डिंग बताना है। तो जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड दिया हुआ उसकी बॉन्डिंग आप, जैसे हम दूसरा कंपाउंड ले लें, जैसे हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड है दैट इज COF6 and 3- ये है। तो देखिए इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा फ्लोरिडो, उसके बाद कोबाल्टेट एंड थर्ड। क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर +3। क्लियर है। लिगेंड कैसा है, F फ्लोरो है, फ्लोरो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका दैट इज sp3d2। क्लियर। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर हमने बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। सब कुछ आपको पता चल जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से अब इसको देखेंगे आप, इसमें भी आप इस तरीके से देखेंगे CO आपका ये क्या हो गया, दैट इज 4s2 3d7 और CO3+, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकला 4s0 3d6 और वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन 3d से भरेंगे 1 2 3, बिल्कुल वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिगेंड भर देंगे। फिर आज आपका आ जाएगा NS0 NP0 ND0, सब लेते जाएंगे खाली ऑर्बिटल। क्लियर। खाली ऑर्बिटल ऐसे लेते जाएंगे हम, और एक फ्लोरीन यहाँ पर, दूसरा यहाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया, दैट इज sp3d2। क्लियर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, इसलिए पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर। पैरामैग्नेटिक है। और कंपाउंड कैसा है, कलर्ड है कि कलरलेस है, तो कंपाउंड कलर्ड होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको मुख्य रूप से इस चैप्टर में पहले तो इस चैप्टर को ध्यान से स्टडी करना है, फिर उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर पे प्रैक्टिस करनी, आइसोमरिज्म पे प्रैक्टिस करनी और बॉन्डिंग पे। स्पेशली IUPAC नॉमेनक्लेचर पे बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाना है क्योंकि उस पर बेस क्वेश्चन आता ही है, और आइसोमरिज्म में भी लगभग क्वेश्चन आता ही है, और बॉन्डिंग पे। तो ये तीनों टॉपिक्स इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर कुछ भी ना याद रहे तो कम से कम नॉमेनक्लेचर तो रहे ही पक्का, क्योंकि नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन 101% आता ही है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।